अध्याय 3641 डेविल माइंड रेस का जियाओजी। शिकार की शुरुआत। ब्लैक होल का रूपांतरण। कई काली प्रेतों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में तिरस्कार था। ऐसा लग रहा था जैसे ये पिशाच रक्तपुत्र कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ मुंह चलाना जानता था, लेकिन जियाओजी जैसी प्रतिभा के सामने वो कुछ भी नहीं था। यूफेलिया, ज़ारोसा और बाकियों को उम्मीद नहीं थी कि रक्त देवता क्लोन ऐसा कुछ करेगा। उनके हाव भाव बदल गए और वे और भी ज्यादा चिंतित हो गए। वे जानते थे कि रक्त देवता क्लोन शक्तिशाली था, लेकिन जियाओजी शैतान मन जाति की सर्वोच्च प्रतिभा थी। वह कोई साधारण प्रतिभा नहीं थी। दूसरी पार्टी गुस्से से अधिक शक्तिशाली हो सकती है। दरार। हालांकि इस समय अचानक एक फाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सभी अंधेरी प्रेत प्रतिभाएं दंग रह गईं। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। 3 बेलों ने अचानक अपनी दिशा बदली, मानो वे अंतरिक्ष से गुजर रही हों। वे सामान्य आक्रमण शैली के विपरीत हवा में घूम गईं, जिससे काला गाउन समय रहते बच नहीं पाया और उसके शरीर से टकरा नहीं पाया। छप छप, 2 और फटने की आवाज़ें सुनाई दीं। काले गाउन पर 3 साफ दरारें दिखाई दीं। वे बेहद चमकदार थीं। अरे बाप रे, जियोजी को चोट लगी। अभी क्या हुआ? तीनों बेलों ने दिशा क्यों बदल दी? उस स्थिति में ऐसा कैसे संभव था? ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओजी को इस पिशाच रक्तपुत्र के हाथों कष्ट सहना पड़ेगा। ... अंधेरे प्रेतों को होश आया और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनकी आवाज़ें अविश्वास से भरी थीं। ज़ालानबो, ज़ारोसा, यूफेलिया और रक्त देवता क्लोन से परिचित अन्य लोग भी चकित थे। वे अविश्वास से काले गाउन पर 3 दरारों को देख रहे थे। काले गाउन वाले आदमी ने अपना सिर नीचे किया और अपने शरीर पर पड़ी 3 दरारों को देखा। वह खामोश हो गया। किसी कारणवश माहौल तनावपूर्ण हो गया। धीरे धीरे शोर शांत हो गया। सभी डार्क एपेरिशन टैलेंट ने ब्लैक रोब की तरफ देखा और फिर ब्लड गॉड क्लोन की तरफ मुड़े। इस समय काली लताएं उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक सांपों की तरह लिपटी हुई थीं। लताओं की नोकें काले वस्त्र की ओर इस प्रकार उठी हुई थीं मानो वे किसी भी क्षण उस पर आक्रमण कर देंगी। रक्त देवता क्लोन को देखते ही सबकी नज़रें बदल गईं। उनकी आंखों से घृणा गायब हो गई और डर की एक झलक दिखाई देने लगी। ये पिशाच रक्तपुत्र सरल नहीं था। तुमने मेरा गाउन फाड़ दिया। काले गाउन के नीचे से आवाज़ फिर सुनाई दी। एक सिहरन सी महसूस हुई। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आपकी गति बहुत धीमी है। मैं तो बस आपके साथ खेलना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही चालों के बाद आप गिर पड़ेंगे, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। मौन। वे अंधेरी प्रेतात्माएं अवाक रह गईं। उन्हें लगा कि यह आदमी शेखी बघार रहा है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। हा, काले चोगे वाले आदमी ने तीखी और अजीब सी हंसी हंसी। हालांकि उसकी हंसी बीच में ही रुक गई। हंसना बंद करो, तुम्हारी हंसी बहुत भद्दी है। सबकी हंसी इतनी भद्दी क्यों होती है? आखिरी वाला गुस्से था। मैंने उसे मार डाला क्योंकि वह बहुत शोर मचा रहा था। क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। काली प्रेतात्माएं बेकाबू होकर हाँफने लगीं। उन्हें अचानक लगा कि यह आदमी घमंडी है। उसकी हंसी के बीच में ही काले गाउन का खलल पड़ गया। वह बेचैन हो गया और ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और काले हुड के नीचे से एक गहरी नज़र बाहर निकली। उसने रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। धमाका। उसके बोलते ही काले गाउन के नीचे से एक अजीब सी काली रोशनी का गोला निकला। वह रक्तदेव क्लोन की ओर तंतुओं की तरह तेजी से बढ़ा। लेकिन इस समय धमाका, एक शक्तिशाली आभा अचानक आए और उस पर टूट पड़ी। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का हमला एक क्षण के लिए रुक गया। रक्त देवता क्लोन कुछ करने ही वाला था कि उसने ये देख लिया। वह दंग रह गया। क्या आप लोगों के पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? अंधेरे प्रेतों के ऊपर एक कठोर और ठंडी आवाज़ गूंज उठी। प्रतिभाओं के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन उन्हें कोई आकृति दिखाई नहीं दी। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं प्रकट हो गई हैं। चूंकि तुम इतने स्वतंत्र हो, जाओ और लाशें वापस ले आओ। वैम्पायर जुए, डेविल माइंड रेस जियाओजी, यदि आप 100 से कम प्रतिभाएं वापस लाते हैं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप पीड़ित हों। रक्त देवता क्लोन के चेहरे के भाव बदल गए। उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। यह एक शैतान टाइटन था। दूसरा पक्ष चाहता था कि वह प्रकाश ब्रह्मांड से 100 प्रतिभाओं को मार डाले। वह कितना पागल था। ब्लैक रोब की नज़रें भी चमक उठीं। उसे मुश्किल का एहसास तो था, लेकिन उसने इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कई काली आत्माएं उन्हें उपहास भरी नज़रों से देख रही थीं। प्रकाश ब्रह्मांड से 100 प्रतिभाएं। पिशाच रक्तपुत्र और शैतान मन जाति के जियाओजी को भी उनसे निपटना मुश्किल होगा। यदि वे इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके, तो शैतान उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने इतने सारे लोगों के सामने ये कहा। यह मजाक कैसे हो सकता है? वे इसके हकदार थे। तुम्हें इतना घमंडी होने को किसने कहा?
कई डार्क ऑपरेशन टैलेंट रक्त देवता क्लोन और जियाओ जी को पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब उन्होंने उन्हें हारते देखा तो उन्हें खुशी हुई। तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और दफा हो जाओ। वह भव्य आवाज फिर सुनाई दी। जब वह आखिरी शब्द पर पहुंची तो वह गर्जना में बदल गई जिसने आकाश को हिला दिया। काले प्रेतों के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे जानते थे कि शैतानी दानव क्रोधित हो गया है, इसलिए उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और आकाश में उड़ गए। हम्फ! रक्तदेव क्लोन के कानों में एक ठंडी खर्राटे गूंजीं। उसने देखा कि वह व्यक्ति काले गाउन के नीचे से उसे घूर रहा है। उसकी निगाहें ठंडी और बर्फीली थीं। तुम भाग्यशाली हो। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम जिंदा बचोगे। ये कहना मुश्किल है कि कौन मरेगा, रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। दोनों पक्ष अब और कुछ नहीं बोले। वे एक दूसरे को गौर से देखते रहे, फिर प्रकाश की किरणों में बदल गए और आकाश में, ब्रह्मांड की गहराइयों में उड़ गए। पिशाचों की काली छायाएं रक्त देवता क्लोन का पीछा करती रहीं। गर्जन! प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाएं मर जाएं। शिकार शुरू हो गया है। अल्पविराम। कुछ ही देर में उन काले प्रेतों के मुंह से उत्तेजना भरी गर्जनाएं फूट पड़ीं। वे इतने उत्साहित थे मानो कोई भोज शुरू होने वाला हो। अल्पविराम। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। रंगीन अंधकार में ब्रह्मांड में रक्त का कोकून कहीं तैरता रहा और लक्ष्यहीन रूप से घूमता रहा। पिछले कुछ दिनों में रक्त कोकून की सतह पर पैटर्न अधिक तीव्रता से तथा तीव्र आवृत्ति पर टिमटिमाने लगे। पहले तो रक्त लाल चमक बेहद फीकी थी, लेकिन अब वह बेहद चमकदार हो गई थी। रंगीन धुंध भी उस रक्त लाल चमक को रोक नहीं पा रही थी। वह दूर से भी दिखाई दे रही थी। रक्त कोकून में विकास निर्णायक क्षण पर था। यह एक अलग ही जगह लग रही थी। बाहर से देखने पर रक्त का कोकून किसी ग्रह से भी छोटा था, लेकिन अंदर का स्थान बेहद विशाल था, मानो कोई असली शून्य हो। हवा में रक्त लाल धुंध छा गई। 99 ग्रह धुंधले दिखाई दे रहे थे। वे 11 विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। वांग तेंग पहले से ही ब्रह्मांड के शिखर पर थे। प्रत्येक बल 9 नक्षत्रों का निर्माण करेगा। 11 प्रकारों का अर्थ था 99 नक्षत्र। इन बल ग्रहों के घनत्व की तुलना उस बल ग्रहों से नहीं की जा सकती जो आकाशीय क्षेत्र में रहते समय बने थे। ब्रह्मांड क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद वांग तेंग का सारा बल क्रिस्टल में बदल गया और केंद्र में स्थित ब्लैक होल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब उसके शरीर में मौजूद शक्तियां फिर से नक्षत्रों में एकत्रित हो गई थीं। स्वर्ग के स्वामी की अवस्था की ओर बढ़ने के क्रम के अनुसार ये सभी नक्षत्र ब्लैक होल में विलीन हो जाते, जिससे ब्लैक होल का घनत्व भयावह स्तर तक पहुंच जाता। अंततः ये ढह जाता और फट जाता, एक वास्तविक ग्रहीय क्षेत्र में बदल जाता। ये ग्रहीय क्षेत्र जीवन को जन्म दे सकता है। ये स्वर्ग लोक था, साथ ही यह एक छोटी सी दुनिया के विकास का अग्रदूत भी था। हालांकि वांग तेंग की उन्नति अन्य मार्शल योद्धाओं से अलग थी। इस समय 99 बल ग्रह इस भ्रामक ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए एक निश्चित लय पर काम कर रहे थे। आध्यात्मिक गतिशीलता की झलकें शून्य में तैर रही थीं। शून्य के सबसे गहरे हिस्से में ब्लैक होल तेज गति से घूम रहा था। उसमें से आध्यात्मिक शक्ति की किरणें रिस रही थीं। इसके अलावा ब्लैक होल में अनगिनत प्रकाश बिंदु थे। उनसे एक अनंत आभा फैल रही थी। यह एक जादुई दृश्य था। यह एक शाश्वत मामला था। धमाका! अंतरिक्ष में अचानक जोरदार विस्फोट हुए। पूरा अंतरिक्ष हिलने लगा और रक्त लाल धुंध तेजी से घूमने लगी। बूम बूम बूम! 99 बल ग्रह तेजी से घूम रहे थे। उनकी गति तेजी से बढ़ रही थी। एक पल में सिर्फ परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य चेतना ने वांग तेंग पर हमला किया हो। हालांकि उस समय उसने केवल 11 बल ग्रहों का ही उपयोग किया था। ये वांग तेंग जितना भयानक नहीं था। सभी 99 ग्रह एक साथ सक्रिय हो गए थे। 99 बल ग्रह ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाते थे। ये ब्लैक होल शून्य की चेतना के समतुल्य था, जो एक विशाल चेहरा था। यदि आपने ध्यान से देखा तो बूम बूम बूम, तभी 99 ग्रहों से बल के कण फूट पड़े। वे प्रकाश के स्तंभों में बदल गए और आकाश में उड़ गए। ये बल स्तंभ शुरुआत में ब्लैक होल में विलीन नहीं हुए थे, बल्कि वे ब्लैक होल के ऊपर विलीन हुए और विकसित हुए। अंत में 11 विभिन्न गुण एक विशेष और दिव्य ऊर्जा में बदल गए। यह अराजकता की मूल ऊर्जा थी। धमाका! अगले ही क्षण अराजकता की विलीन मूल ऊर्जा नीचे ब्लैक होल की ओर बढ़ी और केंद्र में प्रवेश कर गई। ये दृश्य ऐसा था जैसे शून्य से प्रकाश का एक विचित्र स्तंभ निकलकर एक विशाल मुख में एकत्रित हो रहा हो। अराजकता की मूल ऊर्जा ब्लैक होल द्वारा लगातार अवशोषित की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक होल का कोई अंत नहीं है। जब प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करती तो वह बिना किसी निशान के गायब हो जाती। 99 ग्रहों पर स्थित बल लगातार विलीन होते रहे। कुछ ही सेकंड में 11 ग्रह लुप्त हो गए, जो 11 बल विशेषताओं के अनुरूप थे। कुछ ही सेकंड में ब्लैक होल ने पहले स्तर के ब्रह्मांडीय योद्धा के बराबर बल अवशोषित कर लिया था। ये भयावह था।
हालांकि सबसे पहले अवशोषित होने वाला ग्रह निश्चित रूप से सबसे कम बल वाला ग्रह होगा। पहले स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र और 9वें स्तर के ब्रह्मांड क्षेत्र की तुलना नहीं की जा सकती। धमाका। दूसरे दौर में मूल ऊर्जा का अवशोषण काफी धीमा था। जैसी कि उम्मीद थी, 11 लुप्त ग्रहों से अराजकता की ज्यादा मूल ऊर्जा का निर्माण हुआ। दरअसल बल्कि यह मात्रा ब्रह्मांड स्तर के ज्यादातर योद्धाओं को शर्मिंदा करने के लिए काफी थी, या यूं कहें कि ये स्वर्ग स्तर के योद्धाओं को शर्मिंदा करने के लिए काफी थी। ऐसा कोई योद्धा ढूंढना नामुमकिन था जो अपनी शक्ति को वांग टेंग की तरह इतने ऊंचे स्तर तक विकसित कर सके। ये भयानक था। वांग टेंग ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने बहुत सारे गुण बुलबुले इकट्ठा कर लिए थे। अतिरिक्त बल इन बल ग्रहों में विलीन हो गए, जिससे उसके 11 बलों का घनत्व अमानवीय स्तर पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसका नक्षत्र बल अत्यंत शुद्ध था क्योंकि उसने विशेषता बुलबुले उठाए थे। गाढ़ा और शुद्ध, उसमें दोनों थे। उसकी तुलना किससे की जा सकती है? धमाका। रक्त के कोकून के भीतर का स्थान कांपता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, बलग्रह ब्लैक होल में विलीन हो गए और बिखर गए। हालांकि ब्लैक होल एक अथाह गड्ढे जैसा था। चाहे कितनी भी अराजकता की मूल ऊर्जा उसमें डाली जाए, वह चूस ली जाएगी और निगल ली जाएगी। संतृप्ति का कोई निशान नहीं था। कुछ समय बाद 99 बल ग्रहों में से केवल 11 ही बचे। अंततः ब्लैक होल में थोड़ा बदलाव आया। उसका रंग गहरा हो गया और उससे एक अवर्णनीय दबाव निकला। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का अंतरिक्ष ब्लैक होल के द्रव्यमान को झेलने में असमर्थ हो गया हो। आयामी दरारें उभर आईं और चुपचाप सभी दिशाओं में फैल गईं। ब्लैक होल के भक्षण की प्रक्रिया अभी भी जारी थी। आखिरी 11 ग्रह पिछले ग्रहों से भी बड़े थे। उनमें मौजूद बल की मात्रा भयावह थी। उनसे तारामंडल बल के कण फूटकर अराजकता की मूल ऊर्जा में विलीन हो गए। फिर उन्हें ब्लैक होल में स्थापित कर दिया गया। ये लंबे समय तक बना रहा। हालांकि ब्लैक होल में कुछ बदलाव होने के बावजूद वह संतृप्त नहीं लग रहा था। चाहे कितनी भी अराजकता की मूल ऊर्जा आए, वह उसे सोख ही लेगा। अगर कोई ये दृश्य देखता तो वह वांग टेंग के लिए चिंतित हो जाता। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ब्लैक होल काफी नहीं था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि अराजकता की मूल ऊर्जा की कितनी जरूरत होगी। वांग टेंग के पास केवल 11 ग्रह बचे थे। वे ब्लैक होल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। शून्य में वातावरण तनावपूर्ण हो गया। वांग टेंग को संभवतः ये पता था कि 11 ग्रहों का बल भंडार अधिक समय तक नहीं टिक सकता तथा ब्लैक होल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। धमाका। अचानक रक्त कोकून के ऊपर कहीं से एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ और तेजी से घूमने लगा। अंतरिक्ष कांप उठा और रंग बिरंगी धुंध जोर जोर से घूमने लगी। फिर वह एक तेज धार में बदल गई और एक शक्तिशाली चूषण बल द्वारा काले भंवर में समा गई। विश्वभक्षक। रंगीन धुंध का निर्माण बलों द्वारा किया गया था और इसमें 11 अलग अलग बल शामिल थे। ये थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन वांग टेंग की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त था। इसके अलावा यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। विश्वभक्षक के साथ वह किसी भी शक्ति को पचा सकता था। उसकी गति धीमी नहीं थी। रक्त कोकून में बल की किरणें प्रकट हुईं और 11 बल ग्रहों में विलीन हो गईं। इस बार क्षयशील बल ग्रह फिर से संघनित हो गया। वह भुगतान संतुलन तक पहुंच गया था और तुरंत क्षय नहीं होगा। अराजकता की मूल ऊर्जा लगातार उत्पन्न हो रही थी और ब्लैक होल में विलीन हो रही थी। समय फिर बीत गया। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। बाहर शून्य में रंगीन धुंध पतली होती जा रही थी। रक्त के कोकून के ऊपर का काला भंवर भयावह रूप से फैल गया था। इसने शून्य के एक बड़े हिस्से को घेर लिया था और भारी मात्रा में रंगीन धुंध को अपने अंदर खींच लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे शून्य में धुंध छट गई थी। ये सिर्फ एक खास क्षेत्र तक सीमित नहीं था। कोई नहीं जानता था कि काले भंवर ने कितनी शक्ति को निगल लिया और परिष्कृत कर दिया। रक्त कोकून के अंदर का काला छेद सिकुड़ रहा था। ये सही है, सिकुड़ना। ये ब्लैक होल एक सामान्य तारे से 10 गुना बड़ा था। जब वांग टेंग ब्रह्मांडीय क्षेत्र में आगे बढ़े तो ये ब्लैक होल एक सामान्य तारे के आकार का था। जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ती गई, ये ब्रह्मांडीय स्तर के शिखर पर पहुंच गया और एक सामान्य तारे से 10 गुना बड़ा हो गया। हालांकि अराजकता की मूल ऊर्जा के जुड़ने से ब्लैक होल सिकुड़ने लगा और केंद्र की ओर ढहने लगा। ये फिर से एक सामान्य तारे के आकार का हो गया। बुलबुलों का द्रव्यमान और घनत्व संभवतः अमानवीय स्तर तक पहुंच गया था। ब्लैक होल के चारों ओर की हर चीज, चाहे वह प्रकाश हो या अराजकता की मूल ऊर्जा, अंदर खींच ली गई और गायब हो गई। इसका घनत्व अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। इसका रूपांतरण अपने चरम पर पहुंचने वाला था। रक्त कोकून में पूरा स्थान उबल रहा था। धमाका। ब्लैक होल, जो अब तक शांत था, अचानक एक विस्फोट हुआ। वह उस भयावह घनत्व को सहन नहीं कर सका और अंदर एक अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। विस्फोट काफी देर तक चला। ब्लैक होल सिकुड़ता और सिकुड़ता रहा। वह छोटा होता गया। इसका आकार एक सामान्य तारे के आकार से कुछ 100 मीटर और फिर कुछ दर्जन मीटर तक बढ़ा।
अंततः ये केवल कुछ मीटर चौड़ा रह गया। हालांकि ब्लैक होल का पतन रुका नहीं, ये जारी रहा। अराजकता की मूल ऊर्जा की बड़ी मात्रा नीचे फेंकी गई और ब्लैक होल में विलीन हो गई। टकराना, कंपन के बीच ब्लैक होल कुछ मीटर से सिकुड़कर 1 मीटर रह गया, फिर मुट्ठी और मुर्गे के आकार का हो गया। आखिरकार वह रुक गया। ये पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी और कठिन थी। ये किसी खगोलीय पिंड के आकार को कुछ मीटर तक छोटा करने से भी ज्यादा कठिन थी। लेकिन फिर भी अंत में ये पूरा हो गया। यह अविश्वसनीय था। एक सामान्य तारे के आकार से 10 गुना बड़े से लेकर सुई की नोक के आकार तक, यह अंतर भयावह था। इसे संपीड़ित करना आकाश पर चढ़ने जैसा कठिन था। सामान्य मार्शल योद्धा शायद ये कदम उठाना चाहेंगे, लेकिन वे ब्लैक होल को इस सीमा तक छोटा नहीं कर पाएंगे। एक सामान्य योद्धा ग्रहीय क्षेत्र के आकार को सामान्य खगोलीय पिंड के 10 गुना से घटाकर एक खगोलीय पिंड के आकार तक लाने में सक्षम होगा। फिर एक विस्फोट होगा और ग्रहीय क्षेत्र का निर्माण होगा। ये बहुत दुर्लभ बात थी कि एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभावान व्यक्ति ब्लैक होल को कुछ मीटर तक छोटा कर सके। किंवदंती है कि बहुत कम लोग ब्लैक होल को मुट्ठी के आकार तक सिकोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में केवल कुछ ही लोग ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब था कि ब्लैक होल का सिकुड़ना एक पिरामिड जैसा था। इसने योद्धाओं को परत दर परत ढक दिया। यह एक मार्शल योद्धा की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। वांग टेंग ने ब्लैक होल को सुई की नोक के आकार तक छोटा कर दिया था। सुई की नोक पिरामिड का शिखर थी। यदि यह खबर फैल गई तो देव स्तर के योद्धा भी सतर्क हो जाएंगे। दुर्भाग्य से अंधकार में ब्रह्मांड की गहराई में कोई नहीं जानता था। बस एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। सुई के आकार का वह ब्लैक होल एक काले बिंदु जैसा था। हालांकि ये काला बिंदु ही दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी था। जैसे ही भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी, एक भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। एक भयानक चूषण शक्ति फूट पड़ी। रक्त कोकून के भीतर का पूरा स्थान चूस लिया गया, चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो, अवशिष्ट नक्षत्र शक्ति हो या रक्तलाल धुंध हो। सब कुछ ब्लैक होल का था। धमाका, अगले ही पल एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ। सुई जैसे काले बिंदु से प्रकाश की अनंत किरणें फूट पड़ीं। वे चारों दिशाओं में फैल गईं और सब कुछ अपने में समाहित कर लिया। रक्त कोकून में पूरा स्थान प्रकाश में डूबा हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केंद्र से लगातार प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह बह रहा था। ये ऊर्जाएं विशेष थीं। ऐसा लगता था कि ये सभी पदार्थों की उत्पत्ति हैं और हर चीज को विकसित कर सकती हैं। यह अराजकता की मूल ऊर्जा थी, लेकिन उसमें एक जीवंतता का भी मिश्रण था। यहाँ तक कि मंच की शाश्वत आभा भी थी। जीवन के संकेत होना स्वाभाविक था। स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद व्यक्ति को अपने ग्रह क्षेत्र को जीवन देना और उसे जीवन की शक्ति प्रदान करना आवश्यक था। जीवन की शक्ति के बिना ये किसी मृत भूमि से भिन्न नहीं था। इसमें बोलने लायक कोई संभावना नहीं थी। यह एक गुणात्मक छलांग थी। ये सबसे महत्वपूर्ण और कठिन प्रक्रिया भी थी। ग्रहीय क्षेत्र को जीवन की शक्ति प्रदान करना जीवन की उत्पत्ति को उसमें समाहित करने जितना आसान नहीं था। यह अविभाज्य था ताकि ग्रहीय क्षेत्र अपने आप संचालित हो सके और जीवन की शक्ति अपने आप प्रसारित हो सके। ये वह ज्ञान था जो वांग टेंग को 11 ग्रहों से प्राप्त हुआ था। पहले तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि शून्य की इच्छा 11 ग्रहों पर जीवन की उत्पत्ति में हस्तक्षेप क्यों नहीं करती। एक हद तक वे एक पूरे थे, लेकिन हर ग्रह एक अलग ग्रह था। ये रहस्यमय था। बहुत अधिक हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं थी। यदि वह चाहते हैं कि यह ग्रहीय क्षेत्र विकसित हो तो उन्हें इसे स्वतंत्र बनाना होगा। यदि वह शून्य चेतना को छीनने में सफल नहीं हुआ तो वांग टेंग शायद इसके रहस्यों को समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ये वह रास्ता था जो शून्य चेतना ने अनगिनत वर्षों के बाद पाया था। फिर भी वांग टेंग ने फल चुन लिया था। हालांकि शाश्वत मंच आभा निस्संदेह विशेष थी। ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ने के बाद कौन अनंत शक्ति को समझ पाएगा, स्वर्ग क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर भी वांग टेंग ने ब्रह्मांडीय क्षेत्र में शाश्वत पदार्थ को समझ लिया। यह असामान्य था। वह इस शाश्वत शक्ति का उपयोग एक शाश्वत मंचीय योद्धा की तरह आसानी से नहीं कर सकता था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। जब तक यह उपलब्ध रहेगा, यह उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इस विशेष ऊर्जा के प्रभाव में संपूर्ण अंतरिक्ष में अकल्पनीय परिवर्तन और उदात्तीकरण हुआ। धीरे धीरे प्रकाश फीका पड़ गया और खालीपन दिखने लगा। हवा में धूसर धुंध के गुबार तैर रहे थे। वे हर जगह दिखाई दे रहे थे, मानो उन्होंने पूरी जगह को घेर लिया हो। अंदर कई परछाइयां थीं, लेकिन कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह अराजकता की मूल ऊर्जा द्वारा निर्मित धुंध थी। ये दृश्य वैसा ही था जैसा वांग टेंग ने अराजक गुप्त क्षेत्र में देखा था। धूसर धुंध में एक जीवंतता घुली हुई थी। वह हर जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पक रहा हो। इससे ये साबित हो गया कि यह मृत्यु का देश नहीं था। ये जीवन का देश था जहां जीवित प्राणी पनप रहे थे। विकास प्रगति पर था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए।
धूसर धुंध में धीरे धीरे कुछ खगोलीय पिंड दिखाई देने लगे। पतली गैसों और धूल से बने अनियमित क्षुद्र ग्रह और निहारिकाएं थीं। हालांकि इन खगोलीय पिंडों पर जीवन के संकेत तो थे, लेकिन वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, ये कम समय में पूरी नहीं हो सकती थी। इन खगोलीय पिंडों के जन्म के बाद इस अराजक शून्य में अचानक एक विशेष शक्ति प्रकट हुई। डोमेन पावर। हवा में तरह तरह के तत्व भर गए। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों तत्व चुपचाप आकाशीय पिंडों में विलीन हो गए। हवा, बिजली, जहर, बर्फ, प्रकाश, अंधकार और भी कई क्षेत्र प्रकट हुए। इस अंतरिक्ष में उनकी अलग अलग भूमिकाएं थीं, लेकिन सभी बेहद महत्वपूर्ण थीं। कुछ ग्रह में विलीन हो गए जबकि अन्य शून्य में फैल गए और अराजकता का हिस्सा बन गए। यह एकीकरण एकदम सही था, इसमें कोई खामी नहीं थी। वान टेंग का कार्यक्षेत्र ज्यादातर एकीकरण चरण में ही था। एकीकरण चरण केवल अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने तक सीमित नहीं था। ये व्यक्ति को अपने आक्रमणों में सभी प्रकार की क्षेत्र शक्तियों को समाहित करने की अनुमति देता था। जब कोई स्वर्गलोक में आगे बढ़ता तो इन क्षेत्रों की शक्तियां उसके ग्रहीय क्षेत्र में पूरी तरह से समाहित हो जातीं। यह एक अदृश्य लाभ था। हालांकि अधिकांश ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद इस चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा पहले से ही एक डोमेन को समझने में सक्षम होने के लिए बेहद प्रतिभाशाली था। एकीकरण चरण डोमेन की तो बात ही छोड़ दें। स्वर्ग क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही एकीकरण चरण डोमेन को समझ सकता है। वान टेंग ने ब्रह्मांडीय क्षेत्र में एकीकरण चरण के क्षेत्र को समझ लिया था। यह असंभव नहीं था, लेकिन ब्रह्मांड में उनके जैसे ज्यादा लोग नहीं थे। जब सभी तत्व क्षेत्र उसके शरीर में विलीन हो गए तो एक विशेष क्षेत्र चुपचाप प्रकट हुआ और उसने संपूर्ण अराजकता स्थान को भर दिया। चुंबकीय डोमेन। ये चुंबकीय डोमेन था। इस समय प्रत्येक ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र प्रकट हुआ, जिससे उन्हें एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई जिससे वे स्वयं कार्य करने में सक्षम हो गए। साथ ही ये शून्य में प्रकट हुआ और सभी खगोलीय पिंडों का संचालन बनाए रखा। सभी जानते थे कि इतनी कम शक्ति से एक परिपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं होगा। हालांकि यह अराजक शून्य अभी अभी विकसित हुआ था। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे वान टेंग मजबूत होता गया, अराजकता शून्यता अधिकाधिक परिपूर्ण होती गई तथा चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता गया। लेकिन संक्षेप में, कोई भी स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा वान टेंग की तरह सभी तत्वों के प्रभुत्व की शक्ति को नहीं समझ सकता। ये वान टेंग का सबसे बड़ा लाभ था। यही कारण था कि वह इस अराजक शून्य का निर्माण करने में सक्षम था। यह अन्य योद्धाओं से बिल्कुल अलग था। अन्य मार्शल योद्धा केवल अपनी विशेषताओं के साथ ग्रहीय क्षेत्र बना सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई धातु तत्व वाला योद्धा धातु तत्व वाला ग्रहीय क्षेत्र बनाता तो उसके अंदर की हर चीज धातु गुण से रूपांतरित हो जाती। यह अपेक्षाकृत नीरस होता। बेशक जैसे जैसे वे मजबूत होते गए और उनकी जीवन शक्ति सघन होती गई, शून्य में अन्य गुण भी प्रकट होते गए। हालांकि ये तो बस बुनियादी बातें थीं। उनकी असली ताकत तो अभी भी उनके गुण ही थे। चलिए इस बारे में बात नहीं करते। जैसे ही डोमेन की शक्ति आसपास के शून्य में विलीन हो गई, अराजकता शून्य में एक रहस्यमय और गहन शक्ति प्रकट हुई। उत्पत्ति के नियमों की शक्ति। एक के बाद एक अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उस अस्त व्यस्त शून्य में उकेरा हो। वे अलग अलग रंगों से झिलमिला रहे थे। कुछ आग की लपटों जैसे लग रहे थे, कुछ पानी जैसे, कुछ बिजली जैसे, कुछ बर्फ जैसे। कुछ देर तक ये आकृतियां ऐसे झिलमिलाती रहीं मानो अराजक शून्य में विलीन हो गई हों। अंततः वे शून्य की गहराई में विलीन हो गईं। यह अविश्वसनीय था। साधारण स्वर्ग स्तर के योद्धा ही प्रभुत्व की शक्ति को समझ सकते थे। बहुत कम लोग थे जो उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ पाते थे, खासकर वे योद्धा जो अभी अभी स्वर्गलोक में आगे बढ़े थे। उनके लिए उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझना लगभग असंभव था। केवल वे प्रतिभाएं जो लंबे समय तक स्वर्गलोक में आगे बढ़ी थीं, स्वर्गलोक के शिखर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को समझ पाती थीं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। आत्मज्ञान और साधना के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। कोई भी इसे कम समय में नहीं समझ सकता था। धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर, बर्फ, अंधेरा, प्रकाश, उसकी सारी विशेषताएं यही थीं। उत्पत्ति के नियमों की सारी शक्तियां शून्य में विलीन हो गईं, जिससे यह अव्यवस्थित स्थान और भी परिपूर्ण और स्थिर हो गया। ये किसी ऐसे ग्रहीय क्षेत्र जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। कोई भी मार्शल योद्धा अपने ग्रह क्षेत्र को इस स्तर तक नहीं पहुंचा सकता था जब वे स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़े थे। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि स्वर्ग भगवान चरण के शिखर पर एक मार्शल योद्धा भी अपने ग्रह क्षेत्र को ऐसे भयावह स्तर तक नहीं पहुंचा पाएगा। यदि कोई दुर्जय योद्धा वान टेंग के ग्रह क्षेत्र को देख ले तो वह दंग रह जाएगा। वान टेंग के शरीर में ग्रहीय क्षेत्र का रूपांतरण पूरा हो चुका था। अब बस समय की ही बात थी।
विशाल काला भंवर गायब हो गया था और रक्त का कोकून अब चमक नहीं रहा था। उस पर लगे सारे रून ऐसे गायब हो गए थे मानो कभी थे ही नहीं। यहाँ तक कि रक्त का कोकून भी फीका पड़ गया था। उसकी रक्त लाल चमक चली गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मौजूद सार तत्व सोख लिया गया हो। दूर से देखने पर यह ब्रह्मांड में तैरते हुए एक धूसर सफ़ेद उल्कापिंड जैसा प्रतीत होता था। दरार, एक तीखी चटकने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ मानो फ्यूज में बदल गई। इसके बाद चटकने की आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। क्रैक क्रैक क्रैक। इस ठंडी और सुनसान जगह में आवाज़ें बहुत साफ थीं, हालांकि किसी ने उन्हें सुना नहीं। कुछ ही सेकंड में खून के कोकून की पूरी सतह दरारों से भर गई। वह फटे हुए अंडे के छिलके की तरह घनीभूत हो गई थी। दरारों से चमकदार रक्त लाल प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं और सभी दिशाओं में फैल गईं। धमाका! अगले ही पल एक जोरदार विस्फोट हुआ। खून का कोकून फट गया और आसमान में रोशनी की बूंदों में बदल गया। चमकदार रक्त लाल रोशनी के बीच एक मानव आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह नंगा था और उसका शरीर सुडौल था। उसकी मांसपेशियां एकदम सही थीं मानो कुल्हाड़ी से तराशी गई हों। उनसे अमर जैद जैसी हल्की चमक निकल रही थी। हवा न होने पर भी उसके घने काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका सुंदर चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह सचमुच किसी देवता जैसा लग रहा था। उसका शरीर और रूप दोनों ही उत्तम थे। स्वर्ग और पृथ्वी का सौंदर्य उसके शरीर में समाया हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पेंटिंग से निकला हो। ये वांग टेंग था, जो स्वर्ग भगवान के स्तर तक आगे बढ़ चुका था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अपनी काली पुतलियों से शून्य में घूरने लगा। उनमें तारे टिमटिमा रहे थे, एक अजीब सा ग्रह मंडल बना रहे थे। वे उसकी आंखों की गहराई में घूम रहे थे। ये दिव्य लग रहा था। आह! उसके गले से एक धीमी सी आवाज़ निकली। ग्रहों का चित्र धीरे धीरे गायब होकर सामान्य हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं आखिरकार स्वर्गलोक में पहुंच गया हूं। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें भावना का भाव था। वांग टेंग के लिए ये कदम उठाना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआती दौर में ही कई शास्त्र और ज्ञान इकट्ठा कर लिए थे। अगर उन्हें अपने मौजूदा स्तर तक पहुंचना होता तो एक दिन से ज़्यादा समय लगता। इन नींवों के बिना वे आगे नहीं बढ़ पाते। इससे पहले सफलता पाने का मौका ढूंढने के लिए उसने उस भयावह शून्य चेतना से जूझने में कोई संकोच नहीं किया ताकि उसकी कमजोरियों और खामियों का पता लगाया जा सके। उसने भाग्य की तलाश में जोखिम उठाया। हर एक प्रक्रिया खतरे से भरी थी। जरा सी भी गलती और आपकी मौत हो सकती थी। उसके पास तुरुप का पत्ता था लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी। चाहे जो भी हो, ये जश्न मनाने लायक बात थी कि वह सुरक्षित रूप से स्वर्गलोक तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने अपने दिल की खुशी को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपने गृह क्षेत्र में बल को महसूस किया तो वह स्तब्ध रह गया। ये बहुत भव्य था। स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद उसकी शक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मांड लोक से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। हालांकि उसे लगा कि उसके गृह क्षेत्र की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। यह अनुभूति ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के समान थी। ये सभी गुणों का योग नहीं था। उनमें से आधे तो ब्रह्मांड स्तर के बराबर थे। यह अविश्वसनीय था। स्वर्ग के प्रभु बल की प्रचुरता ब्रह्मांड स्तर के बल के बराबर थी। ये कितना भयानक था। यहाँ तक कि शक्तिशाली गुटों में जन्मी और सभी प्रकार के संसाधनों से संपन्न प्रतिभाएं भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगी। क्षेत्र जितना ऊंचा होता गया, अंतरालों को पार करना उतना ही कठिन होता गया। स्वर्गलोक और ब्रह्मांड स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन अब वांग टेंग ने इस बाधा को पार कर लिया था। उन्होंने महसूस किया कि वह किसी भी शक्तिशाली कौशल का उपयोग किए बिना प्रथम स्तरीय ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा से लड़ सकते हैं। मेरी नींव बहुत मजबूत है। मैंने ब्लैक होल को भरने के लिए बहुत ज़्यादा बल अवशोषित कर लिया था। इसीलिए ब्लैक होल फट गया और स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद मेरा बल इस अवस्था तक पहुंचा। वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अपने आसपास के स्थान को देखते हुए उसकी आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। इस स्थान में रंग बिरंगी धुंध बेहद पतली हो गई थी। नंगी आंखों से भी अंतर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब उसने आत्मसात कर लिया। यदि शुरू में रंगीन धुंध 100% थी तो अब केवल 10% ही बची है। पूरे अंतरिक्ष की शक्ति सोख ली गई। कल्पना कीजिए कि यह कितना भयानक था। आपकी नींव जितनी मजबूत होगी, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वांग टेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। और भी उन्होंने तुरंत विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। अराजकता नक्षत्र शास्त्र स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गया था। रक्त कोकून का विकास सिर्फ उसका अपना विकास नहीं था, यह अराजकता नक्षत्र शास्त्र की व्युत्पत्ति भी थी। ये ब्रह्मांड से स्वर्ग तक गया। इसका मतलब था कि वांग टेंग को स्वर्गलोक से ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं थी। वह अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इस शास्त्र का उपयोग कर सकता था। हालांकि उन्हें अभी भी ब्रह्मांड स्तर के धर्मग्रंथ का विकास जारी रखने की आवश्यकता थी। मेरे बल का घनत्व भयानक है।
इसका संबंध अराजकता नक्षत्र शास्त्र से जरूर होगा। वान टेंग मुस्कुराया, वह समझ गया। ब्लैक होल द्वारा इतनी अधिक शक्ति अवशोषित करने का कारण कैस नक्षत्र शास्त्र से संबंधित था। वान टेंग का साधना पथ अन्य योद्धाओं जैसा ही प्रतीत होता था। उन्होंने अपने ब्लैक होल मुक्त कर दिए और अपना ग्रह क्षेत्र बना लिया। हालांकि वास्तव में वे बिल्कुल अलग थे। विवरण बहुत अलग थे, उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। उसने स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के लिए अराजकता नक्षत्र शास्त्र का प्रयोग किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे सभी शक्तियों को अवशोषित करना आवश्यक था। इसके अलावा आवश्यक शक्तियों की मात्रा भी भयावह थी। यदि ऐसा नहीं होता तो अपनी मूल शक्तियों की प्रचुरता के आधार पर उसे बाहरी शक्तियों को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आखिरकार वह रंगीन धुंध का 80 से 90% हिस्सा सोखने में कामयाब रहा। उसने लगभग पूरी जगह को सुखा दिया। बस इसके बारे में सोचकर ही डर लग रहा था। मेरे ग्रहीय क्षेत्र को अराजकता ग्रहीय क्षेत्र कहा जाना चाहिए, वान टेंग ने अपने शरीर को देखते हुए खुद से कहा। अराजक ग्रहीय क्षेत्र। वान टेंग ने अपने शरीर के ग्रह क्षेत्र को यही नाम दिया था। उसके शरीर का ग्रह क्षेत्र थोड़ा अलग था। हवा में व्याप्त अराजकता का आभामंडल सब कुछ कह रहा था। सामान्य मार्शल योद्धाओं के पास केवल 3 से 5 बल होते थे, लेकिन कोई भी अराजकता बल बनाने में सक्षम नहीं था। वान टेंग का ग्रहीय क्षेत्र ब्रह्मांड का पहला रूप था। बात बस इतनी ही नहीं थी। उसके ग्रहीय क्षेत्र में उसके सभी गुणों के लिए प्रभुत्व की शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति मौजूद थी। वहाँ शाश्वत पदार्थ की आभा भी थी। विकास प्रक्रिया के दौरान वह एक धुंधली अवस्था में थे, लेकिन उनका अवचेतन मन ही पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए उन्हें ग्रह क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का स्पष्ट ज्ञान था। आप कह सकते हैं कि उसके ग्रह क्षेत्र में बहुत ज्यादा विशेष ऊर्जा थी। यह असाधारण था। इसलिए उनके ग्रह क्षेत्र को अब एक साधारण ग्रह क्षेत्र के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। संयोग से अंदर अराजक ऊर्जा थी। सब कुछ अराजकता की मूल ऊर्जा से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे अराजक ग्रहीय क्षेत्र कहना सबसे उपयुक्त था। बेशक उनका ग्रह क्षेत्र तो बस शुरुआत थी। उसे धीरे धीरे अपने क्षेत्र की शक्ति और उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता थी ताकि वे पूर्ण अवस्था तक पहुंच सकें। दरअसल उनका डोमेन पहले से ही बेहद शक्तिशाली था। ये लगभग एकीकरण के चरण में पहुंच गया था, लेकिन वे यहीं नहीं रुक सकते थे। यदि वह अपने क्षेत्र को पूर्णता तक ले जा सके तो उसका भविष्य अधिक सुगम हो जाएगा। सिद्ध क्षेत्र का अर्थ था कि उसका अराजक ग्रहीय क्षेत्र सिद्ध अवस्था में पहुंच गया था। इससे उसे ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचने और अपना स्वयं का ब्रह्मांडीय संसार खोलने में मदद मिलेगी। ग्रह क्षेत्र जितना अधिक परिपूर्ण होगा, उसका स्वामी उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। ये बात लगभग सर्वत्र स्वीकार की गई। और मेरा शरीर। वान टेंग ने अपने विचारों को वापस लिया और अपने शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसने अपनी मुट्ठी बेकाबू होकर भींच ली और तुरंत अपने शरीर की गहराई से एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस किया। ऐसा लगा जैसे एक हल्का सा मुक्का किसी ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका हाथ थोड़ा खुजला रहा था, लेकिन उसे अभ्यास के लिए कोई निशाना नहीं मिल रहा था। ओ, उसने हताशा में अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसने फिर भी अपने सामने की जगह पर मुक्का मारा। धमाका। हवा में अचानक एक धमाका हुआ। फिर वान टेंग की मुट्ठी के आसपास की जगह अचानक फट गई और मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। वे चारों तरफ फैल गईं। वान टेंग ने इस मौके में किसी बल या क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया। शून्य में आयामी दरारें बनाने के लिए उसने पूरी तरह अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया। वह महसूस कर सकता था कि उसका भौतिक शरीर ब्रह्मांड की सीमा को पार कर गया है। शून्य चेतना में जीवन की उत्पत्ति की बहुत सारी ऊर्जा थी, जिससे वान टेंग को लाभ हुआ। उसने रक्तदेव पुनर्जन्म कौशल का प्रयोग करके उसे अवशोषित कर लिया और अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण किया। उसका भौतिक शरीर अत्यंत परिपूर्ण और शक्तिशाली हो गया। वह मरा नहीं था, इसलिए उसका शरीर अब भी वैसा ही था। उसमें एक परिवर्तन और उदात्तीकरण हुआ था। उसके भौतिक शरीर की शक्ति ब्रह्मांड की सीमा से परे हो गई थी। वान टेंग ने रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल का एक विशेष उपयोग पाया। यहाँ तक कि पिशाच पूर्वज भी रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचते यदि वह मरे नहीं होते। ये शास्त्र इतना खास था कि आम लोग इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वे इस धर्मग्रंथ का उपयोग उसके मरने के बाद ही करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि वान टेंग इस शर्त से बंधा नहीं था। उसने वही किया जो उसने सोचा था और कोशिश करने की हिम्मत की थी। अंततः वह सफल हुआ। हालांकि शून्य की चेतना एक विशेष उपस्थिति थी। उसमें निहित जीवन की उत्पत्ति ऊर्जा अत्यंत सघन थी। वह सोच रहा था कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कितने मूल रक्त की आवश्यकता होगी। यही एक कारण था कि वान टेंग सफल हो पाया। अगर ऐसा न होता तो रक्त देवता पुनर्जन्म कौशल का इस्तेमाल करने पर भी प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता। देखने से तो लगता है कि मेरा भौतिक शरीर कम से कम 16वीं स्तर की शक्ति पर है।
वांग टेन की आंखें चमक उठी जब उसने मन ही मन हिसाब लगाया। 18वें स्तर की दायरे शक्ति की कठोरता। बिजली, प्रकाश और अंधेरे ग्रहों से जीवन की उत्पत्ति को अवशोषित करने के बाद उनका भौतिक शरीर 10वें स्तर की क्षेत्र शक्ति तक पहुंच गया था। अब उसका भौतिक शरीर क्षेत्र शक्ति के 18वें स्तर पर पहुंच गया था। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। क्षेत्र शक्ति के 18 स्तरों ने ब्रह्मांड क्षेत्र की सीमा को तोड़ दिया और स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि वह पहले ही स्वर्गलोक में पहुंच चुका था और उसके भौतिक शरीर में परिवर्तन आ चुका था। उसके भौतिक शरीर का स्वर्गलोक में पहुंचना सामान्य बात थी। अतीत में जब वांग टेंग ने अपनी सारी शक्तिशाली काया त्याग दी थी तो वह मुश्किल से ही क्षेत्र शक्ति के 11वें स्तर तक पहुंच पाया था। उसका शरीर ढहने के कगार पर था। अगर वह अभी दायरे की शक्ति के 11 स्तरों का प्रयोग कर ले तो उसका भौतिक शरीर उसे झेलने में सक्षम हो जाएगा। ये पर्याप्त से भी ज्यादा था। आखिरकार उनका भौतिक शरीर क्षेत्र शक्ति के 18वें स्तर पर था। उन्होंने सोचा कि स्वर्ग के भगवान का भौतिक शरीर कितना शक्तिशाली होगा। वह थोड़ा उत्सुक था। हालांकि ये सीमा अत्यंत दुर्लभ थी, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। अतीत में उन्होंने प्रासंगिक जानकारी की जांच की थी, लेकिन वे स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल योद्धा के शरीर की सीमा का पता लगाने में कामयाब नहीं हुए थे। वह केवल अपने गुरु के कारण ही ब्रह्मांड की सीमा जानता था। कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा तो मैं जान जाऊंगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। किसी भी तरह अब उसका शरीर बेहद मजबूत हो गया था। स्वर्गलोक के योद्धा बहुत कम थे जो उसकी बराबरी कर पाते। यदि वह अपने सभी शक्तिशाली शरीरों को मुक्त कर दे तो उसे ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से सीधे लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। संक्षेप में, स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद उसकी क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई थी। पहले वह ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं से लड़ने में सक्षम था, लेकिन यह एक चुनौती थी। उसे हर तरह के शक्तिशाली कौशल का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल गए थे। उसकी शक्ति और शारीरिक शक्ति सामान्य तृतीय स्तर और ब्रह्मांड स्तर से नीचे के मार्शल योद्धाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह अपने शक्तिशाली कौशल का प्रयोग करता तो वह मध्यम श्रेणी के ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से भी मुकाबला करने में असमर्थ नहीं होता। राउंड बॉल, मुझे आगे बढ़ने में कितना समय लगा? वांग टेंग ने पलकें झपकाते हुए पूछा। लगभग 15 दिन। राउंड बॉल की आवाज़ उसके दिमाग में आई। 15 दिन। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। ये थोड़ा लंबा लगता है। गोल गेंद एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, स्वर्गलोक के योद्धा की उन्नति के लिए 15 दिन बहुत कम समय है। हा, तुम सही हो। वांग टेंग हंसा। उसने स्वर्गलोक के योद्धा के सामान्य उन्नति काल को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसके दृष्टिकोण से उसे लगा कि यह थोड़ा लंबा था, लेकिन 15 दिन ज़्यादा नहीं थे। स्वर्गलोक तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। कई योद्धा इसी अवस्था में फंस गए और आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि वांग टेंग 15 दिनों के भीतर स्वर्गलोक में आगे बढ़ने में सक्षम था। यहाँ तक कि शाश्वत अवस्था के शासकों को भी स्वर्गलोक तक पहुँचने में इससे कहीं अधिक समय लग सकता है। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं और जटिल स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस स्थान का उपयोग स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के लिए करोगे। मैं बहुत भाग्यशाली था। वांग टेंग मुस्कुराया। ये सिर्फ भाग्य नहीं है। आइसिक बगल में दिखाई दिया और वांग टेंग की आंखों में गौर से देखने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि वांग टेंग का रूपांतरण विशेष था। ये स्वर्गलोक की ओर बढ़ते एक सामान्य योद्धा से बिल्कुल अलग था। कोई भी योद्धा स्वर्गलोक में आगे बढ़ने के बाद इतना बड़ा उत्पात नहीं मचा सकता था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी सचमुच कामयाब हो गया। शून्य की चेतना इतनी भयावह थी कि उसके जैसे अमर स्तर के योद्धा भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर भी वह उसे आत्मसात करने और निगलने में कामयाब रहा। उस पुरुष ने ये कैसे किया? जब वांग टेंग स्वर्गलोक की ओर बढ़ा तो परिस्थितियां विशेष थीं। उसके शरीर में अंतरिक्ष खंड और अन्य विशेष स्थान अवरुद्ध थे, इसलिए आइसित और अन्य लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि रत्कोकून के अंदर क्या हो रहा है। उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे आगे बढ़ा। वे केवल बाहर की स्थिति को ही भांप सकते थे। उदाहरण के लिए, काले भंवर का प्रकट होना और शक्तियों का पागलपन से भक्षण। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा हुआ कि कुछ बातें उसने अपने पास ही रखीं। और ठीक है, क्या आपके पास कोई अन्य प्रदर्शन करने की इच्छा है? आइसित ने अपना सिर घुमाया और अचानक पूछा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग का चेहरा हरा हो गया। उसे होश आया और वह वहीं गायब हो गया। सचमुच शर्मनाक। अगले ही पल वह अंतरिक्ष खंड में एक लकड़ी के घर में प्रकट हुआ। अपने चेहरे की मोटाई के बावजूद उसे अभी भी अपनी त्वचा गर्म होती हुई महसूस हो रही थी। वह अपनी क्षमता में बदलाव महसूस करने में इतना व्यस्त था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं। ये शर्मनाक था।
उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और गहरी सांस ली। फिर कठोर चेहरे के साथ शून्य में लौट आया। राउंड बॉल का चेहरा अजीब सा हो गया। उसे अचानक याद आया कि आइसिथ एक मादा ड्रैगन थी, हालांकि वह थोड़ी बूढ़ी थी। खांसी। वान टेंग ने अजीब तरह से खांसी और बात बदल दी। हम यहाँ काफी समय से हैं। रक्त देवता क्लोन को प्रकाश ब्रह्मांड में वापस लौट जाना चाहिए था, है ना? समय के हिसाब से तो उसे बहुत पहले ही प्रकाश ब्रह्मांड में पहुंच जाना चाहिए था। जब वे काम की बात कर रहे थे, राउंड बॉल गंभीर हो गया। इसका मतलब है कि डार्कलैंड की प्रतिभाओं को युद्ध के मैदान में भेज दिया गया है। वान टेंग गंभीर हो गया। हमें वापस जाना चाहिए। यदि यहाँ विशेष परिस्थितियां न होती तो वह प्रकाश ब्रह्मांड में वापस लौट जाता। पिशाच का युद्धपोत उड़ गया है। हम वापस कैसे जाएंगे? अगर हम आयामी दरार से गुजरे तो हमें अंधेरी प्रेतात्माएं खोज लेंगी। राउंड बॉल हिचकिचाया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक योजना सोच ली है। वान टेंग मुस्कुराया। वह चुप रहा और तुरंत फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान को बाहर निकाला। उसने केबिन का दरवाज़ा खोला और अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया। उन्होंने लंबे समय से इस अंतरिक्ष यान का उपयोग नहीं किया था। विशेषकर डार्कलैंड में प्रवेश करने के बाद उसे इसका उपयोग करने का मौका नहीं मिला। गोल गेंद पाल सेट करें। अंतरिक्ष यान में प्रवेश करने के बाद वान टेंग ने अपना आदेश दिया। जी हाँ सर। राउंड बॉल मुस्कुराया। आखिरकार वह अपनी विशेषज्ञता तक पहुंच गया था। उसने बिना समय गंवाए तुरंत अंतरिक्ष यान चालू कर दिया। बस एक भिनभिनाहट सी सुनाई दी। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान की सतह पर लाल रंग के पैटर्न चमक उठे। वे ड्रैगन जैसे दिख रहे थे। यह एक अजीब नज़ारा था। जैसे ही अंतरिक्ष यान की सतह पर पैटर्न चमकने लगे, एक शक्तिशाली गतिज ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। अगले ही पल अंतरिक्ष यान गहरे लाल रंग की प्रकाश किरण में बदल गया और दूर तक उड़ गया। यह आयामी दरार की दिशा में था। यद्यपि वह आयामी दरार के माध्यम से सीधे वापस नहीं जा सकता था, लेकिन वान टेंग आयामी दरार के माध्यम से प्रकाश दुनिया के स्थान को महसूस कर सकता था। इसलिए इससे पहले उसे सही दिशा की पुष्टि करने और अंतरिक्ष निर्देशांक को विचलित होने से रोकने के लिए आयामी दरार पर लौटने की आवश्यकता थी। आखिरकार इस आयामी दरार तक पहुंचने के लिए उसने लंबी उड़ान भरी थी। इसलिए वह आयामी दरार से अलग दिशा में जा रहा था। राउंड बॉल के बदलाव के बाद फ्लेमिंग नदी की गति बढ़ गई। जल्द ही वह रंगीन धुंध से बाहर निकलकर और दूर उड़ गई। अंतरिक्ष यान में वान टेंग ने बाहरी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पैनोरामिक सिमुलेशन का उपयोग किया। दूर से ही उसे एहसास हुआ कि विशाल ताड़ का पेड़ गायब हो गया है। बस रंग बिरंगी धुंध से ढका एक अनियमित सा क्षेत्र बचा था। अफसोस की बात है, वान टेंग ने आह भरी। उसकी आंखों में अफसोस की झलक थी। क्या अफसोस की बात है? राउंड बॉल ने मुड़कर उत्सुकता से उसकी ओर देखा। शून्य की चेतना उस क्षेत्र में पहले ही जन्म ले चुकी है। अगर यह सफलतापूर्वक विकसित हो सके तो इसका भविष्य असीम होगा। यह एक अराजक अज्ञात में विकसित हो सकता है, वान टेंग ने कहा। वास्तव में, आइसिथ एबिस ने सहमति में सिर हिलाया। इस बार उसे कुछ आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ, इसीलिए वह जानती थी कि शून्य चेतना का विकास कितना कठिन है। इसलिए उसे शून्य चेतना के अंत के बारे में थोड़ा अफसोस हुआ। ऐसी अद्भुत उपस्थिति वान टेंग के हाथों मर गई थी और उसके लिए स्वर प्रभु के स्तर तक पहुंचने का आधार बन गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सौभाग्य था या दुर्भाग्य। आइसिथ महसूस कर सकती थी कि वान टेंग का रास्ता कितना खास था। कुछ हद तक वान टेंग भाग्यशाली था कि उसे शून्य चेतना का रास्ता मिला, लेकिन शून्य चेतना के लिए यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आखिरकार कोई भी नहीं चाहता था कि उसे निगला जाए। वह बदकिस्मत है कि उसे आपसे मुलाकात हुई, राउंड बॉल ने कहा। वान टेंग ने जवाब दिया, मैं भी इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा? राउंड बॉल ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। तुमने जो भी देखा सब खा लिया। मेरे बारे में आपकी गलतफहमी बहुत गहरी है। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और उदास होने का नाटक किया। तुम थोड़े बेशर्म हो, आइसिथ ने शांति से कहा। वान टेंग हा। गोल गेंद जोर से हंस पड़ी। आखिरकार कोई तो उसके पक्ष में था। स्वूश। फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान आखिरकार उस क्षेत्र से निकल गया। वह आगे और आगे उड़ता गया जब तक कि रंगीन धुंध दिखाई देना बंद नहीं हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया ही ना हो। कुछ समय बाद एक परिवर्तन हुआ। हवा में धुंध अचानक उमड़ने लगी, फिर बीच की ओर इकट्ठा हो गई। धमाका। हवा में ऐसा कंपन हो रहा था मानो आसमान उलट गया हो। दृश्य अद्भुत था। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंत में सारा कोहरा केंद्र में इकट्ठा हो गया और प्रकाश के एक रंगीन कोकून में बदल गया। यदि वान टेंग यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि प्रकाश का ये कोकून उनके द्वारा बनाए गए रक्त कोकून के समान ही था। ये समानता दिखावे में नहीं थी, ये समानता आंतरिक ऊर्जा के काम करने के तरीके में थी।
यहाँ तक कि कोकून की सतह पर बने पैटर्न भी वांग टेंग के रक्त कोकून के पैटर्न जैसे ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी नकल की हो। हालांकि खून वाला कोकून खून जैसा लाल था और हल्का कोकून अलग अलग रंगों का था। ये थोड़ा खूबसूरत था। जब सारा कोहरा कोकून में समा गया तो इस इलाके में शांति लौट आई। सिर्फ प्रकाश का कोकून शून्य में तैर रहा था। धमाका। वांग टेंग के जाने के लगभग 3 महीने बाद प्रकाश का रंगीन कोकून फट गया और एक भयानक उतार चढ़ाव फैल गया। ये स्वर्ग तक पहुंच गया था। तभी अंदर से एक आकृति बाहर निकली। घने काले बाल, सुडौल शरीर और सुंदर चेहरा। हालांकि उसकी नज़र थोड़ी उदासीन थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह एक भावहीन व्यक्ति लग रहा था। उसने सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा। उसके शरीर से धुंध के गुबार बह निकले और एक बैंगनी लंबे गाउन में बदल गए। वह उसके नंगे शरीर से लिपटा हुआ था। वह व्यक्ति जल्दी से वहां से नहीं गया। उसने आंखों में पुरानी यादें ताज़ा करते हुए उस जगह की तरफ देखा। लेकिन जल्द ही अनिच्छा गायब हो गई और दृढ़ता में बदल गई। इसके साथ ही वह और भी उदासीन हो गया। वह बहुत देर तक चुप रहा। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और एक निश्चित दिशा में दौड़ पड़ा। इस शून्य में कोई धुंध नहीं थी, कोई विशाल ताड़ का पेड़ नहीं था। यह बाकी शून्यों जैसा ही था। एक गहरे लाल रंग का अंतरिक्ष यान तेज गति से यात्रा कर रहा था। केवल एक गहरी लाल रोशनी ही दिखाई दे रही थी। यह अंधकार में ब्रह्मांड था। अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर सकता था, इसलिए इसकी गति बहुत तेज थी। कुछ घंटों बाद गहरा लाल प्रकाश धीरे धीरे धीमा हो गया और फ्लेमिंग रिवर अंतरिक्ष यान का आभास हुआ। तभी अंतरिक्ष यान गायब हो गया और एक आकृति प्रकट हुई। वह वांग टेंग था। यही होना चाहिए। वांग टेंग ने पहले ही अपने अंतरिक्ष शरीर को सक्रिय कर लिया था ताकि वह आयामी दरार के स्थान को थोड़ा थोड़ा महसूस कर सके। उसने अपने अंतरिक्ष यान का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। उसे डर था कि कहीं काली परछाइयां उसे देख न लें। उसी समय उसके शरीर से एक काली चमक फूट पड़ी। वह उसकी त्वचा की सतह पर जम गई और एक काले कवच में बदल गई। शैतान कवच। ये शैतान कवच जाति का शैतान कवच था। जब से उसे शैतानी कवच का दिव्य शरीर मिला है, शैतानी कवच और भी ज्यादा वास्तविक लगने लगा है। यहाँ तक कि शैतानी दानवों को भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। आखिरकार उसकी काया शैतानी कवच जाति की सबसे बेहतरीन काया थी। इसका मतलब था कि उसका सार बदल गया था। कोई और यह नहीं बता सकता था। वह एक कदम आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए एक काली रोशनी की किरण में बदल गया। 1 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद अंततः उसके सामने एक आयामी दरार दिखाई दी। वांग टेंग रुक गया और अपने सामने आयामी दरार को देखने लगा। उसकी नज़रें हल्की सी झपक गईं और वह बिना कुछ कहे आयामी दरार के पास पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने हाथ आयामी दरार पर रखे और उसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग आधे घंटे बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों के सामने एक तेज चमक दौड़ गई। क्या तुम्हें मिल गया? राउंड बॉल ने मन ही मन पूछा। हाँ, वांग टेंग के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है, हम अंततः वापस जा सकते हैं, राउंड बॉल ने खुश होकर कहा। अंधेरे लोक में उसे असहजता महसूस होती थी। हर जगह उसे प्रतिबंधित सा महसूस होता था। प्रकाश ब्रह्मांड ही उसका गृहस्थल था। आयामी दरार के सटीक निर्देशांकों के साथ वांग टेंग को आखिरकार थोड़ा आत्मविश्वास मिला। उसने राहत की सांस ली और आयामी दरार से बाहर निकल गया। वह फिर से अंतरिक्ष में गहराई में चला गया। वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कि यदि वह आयामी दरार के बहुत करीब पहुंच गया तो अंधेरे प्रेत उस पर नजर रखेंगे। वांग टेंग बहुत देर तक उड़ता रहा, जब तक कि उसे आयामों में दरार का एहसास नहीं हुआ। फिर वह रुका और अपने चारों ओर देखा। दरअसल ये बस खालीपन का एक टुकड़ा था। इसमें कुछ खास नहीं था। हालांकि अंतरिक्ष में उथल पुथल कम थी, इसलिए यह प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को तराशने के लिए बहुत उपयुक्त था। चलो यही करते हैं, वांग टेंग ने चुपके से सिर हिलाया। उसे प्राचीन अंतरिक्ष रूनों को तराशने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने स्थान की पुष्टि के लिए रक्त देवता क्लोन से संपर्क किया। ये वह तरीका था जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा था। सबसे पहले वह प्रकाश ब्रह्मांड के निर्देशांक ढूंढेगा। फिर वह रक्त देवता क्लोन का उपयोग करके सटीक स्थान की पुष्टि करेगा। अंत में वह एक अंतरिक्ष सरणी बनाएगा और वापस टेलीपोर्ट करेगा। उसने पहले भी ऐसा किया था, इसलिए उसे थोड़ा अनुभव था। उसे डर नहीं था। हालांकि उसके और प्रकाश ब्रह्मांड के बीच की दूरी डार्कलैंड से पृथ्वी पर वापस आने के समय से कहीं ज्यादा थी। अगर उसका अंतरिक्ष शरीर 5वीं रैंक तक नहीं पहुंचता और उसके पास पर्याप्त अंतरिक्ष शक्ति नहीं होती तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की अंतरिक्ष नियंत्रण क्षमता कमजोर नहीं थी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और रक्त देवता क्लोन के साथ पुनः जुड़ गया। प्रकाश ब्रह्मांड, सौर ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन। उस दिन जब से उसने अंधेरे शून्य युद्ध किले को छोड़ा था,
तब से रक्त देवता क्लोन पिशाच प्रतिभाओं को सॉ ड्रैगन प्रादेशिक डोमेन में ले आया। हालांकि उसने पिशाच प्रतिभाओं को प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को मारने के लिए प्रेरित नहीं किया था। वह कोई वास्तविक अंधकार में प्रेत नहीं था, इसलिए वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। सौभाग्य से अंधेरे शून्य युद्ध किले से सॉ ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र तक की यात्रा में काफी समय लगेगा। जिस स्थान पर युद्ध किला था वह पहले से ही अंधेरे प्रेतों द्वारा घेर लिया गया था और प्रकाश ब्रह्मांड के बहुत कम योद्धा थे, इसलिए उन्हें प्रकाश ब्रह्मांड की और प्रतिभाओं से मिलने के लिए सॉ ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र के केंद्र की ओर बढ़ना था। इससे रक्त देवता क्लोन को अन्य विचारों पर विचार करने के लिए काफी समय मिल गया। अंधेरे प्रेतों के उच्च अधिकारियों से उन्हें जो विशिष्ट आदेश मिला था वह था प्रतिभाओं को प्रकाश ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के परिवहन से रोकना। प्रकाश ब्रह्मांड से 100 प्रतिभाओं को मारना शैतान टाइटन द्वारा उसे दी गई एक छोटी सी सजा थी। दोनों जातियों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग उसके सामने लड़ रहे थे। वे उसे नीची नजरों से देख रहे थे। अगर उन्हें सजा न मिलती तो एक शैतान की गरिमा कहाँ जाती। बेशक प्रकाश ब्रह्मांड से प्रतिभाओं को मारने और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के परिवहन से प्रतिभाओं को रोकने के बीच कोई संघर्ष नहीं था। यदि वे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां छीन सकें तो यह अंधेरे प्रेतों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वे प्रकाश ब्रह्मांड में अधिकांश आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकते थे जब तक कि वे प्रकाश तत्व न हों। इसलिए उन्हें सॉ ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र की ओर बढ़ना था। ये दूर था और इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। उन्हें प्रकाश ब्रह्मांड के शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं द्वारा खोजे जाने से भी बचना था। रक्त देवता क्लोन एक असली पिशाच था। अगर प्रकाश ब्रह्मांड का कोई दुर्जय योद्धा उससे मिलता तो वह जरा भी दया नहीं दिखाता। उन्हें एक पिशाच रक्त पुत्र को मारने में खुशी होनी चाहिए। यह एक त्रासदी होगी। उसे अपनी बात समझाने का मौका ही नहीं मिला। उसके पास समझाने का कोई रास्ता भी नहीं था। कौन विश्वास करेगा कि वह वांग टेंग का क्लोन था। रक्त देवता क्लोन ने जब इस बारे में सोचा तो वह और भी सतर्क हो गया। उसे डर था कि कहीं प्रकाश ब्रह्मांड के दुर्जय योद्धा उसे न खोज लें। जहां तक अन्य पिशाचों का प्रश्न है वे ऐसा नहीं सोचते। जब सभी को पता चला कि वे प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं को मारने वाले हैं तो वे उत्साहित हो गए। वे चाहते थे कि वे तुरंत सॉ ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा तक पहुंच जाएं। यदि पिशाच अंधेरे प्रेतों के बीच रक्त देवता क्लोन की उच्च प्रतिष्ठा न होती तो कुछ पिशाच अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं स्वयं ही कार्य करतीं। प्रकाश ब्रह्मांड ने वास्तव में उन प्रतिभाओं को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के परिवहन के लिए भेजा था। रक्त देवता क्लोन सिरदर्द के साथ पिशाच युद्धपोत पर पालथी मारकर बैठा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रकाश ब्रह्मांड इतना जोखिम उठाएगा। क्या उन्हें डर नहीं था कि अगर वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहुंचाने के लिए प्रतिभाएं भेजते तो उन्हें अंधकार में प्रेतों द्वारा रोक लिया जाता। इसके अलावा अंधेरे प्रेतों को कैसे पता चला कि प्रकाश ब्रह्मांड को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के परिवहन के लिए प्रतिभाओं की आवश्यकता है। क्या ऐसा हो सकता है? रक्तदेव क्लोन की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। उसे अंदाजा हो गया था जब तक कि अंधकार में प्रेत प्रकाश ब्रह्मांड में पहले से ही प्रवेश नहीं कर चुके होते तब तक अंधकार में प्रेत आंतरिक समाचार को तुरंत नहीं जान पाते। उसे यह जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि प्रकाश ब्रह्मांड द्वारा प्रतिभाओं को आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति देने की खबर बेहद गोपनीय थी। हालांकि अंधकार में प्रेत अभी भी इसके बारे में जानते थे। प्रकाश ब्रह्मांड के उच्च अधिकारियों या यहाँ तक कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों तक भी घुसपैठ हो सकती है। वे या तो दूषित थे या शैतानी मन जाति और अंधेरे देवताओं की तरह अजीब अंधेरे प्रेत थे। शैतानी मन जाति प्रकाश ब्रह्मांड के किसी योद्धा के शरीर पर कब्जा कर सकती है। जब तक वे अच्छी तरह छिपे रहेंगे उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। नेदर गॉड रेस की भूत परिवर्तन प्रतिभा से कोई भी अपनी आभा छिपा सकता था और अपना रूप बदल सकता था। अगर वह प्रकाश ब्रह्मांड में भी घुस जाए तो भी उसे ढूंढना मुश्किल होगा। उस समय मिंकू सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय में काफी देर तक छिपा रहा, लेकिन किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला। अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली अंधेरा प्रेत प्रकाश ब्रह्मांड में घुस आए तो उसे कौन खोजेगा? रक्त देवता क्लोन का चेहरा गंभीर हो गया। स्थिति उसकी सोच से भी बदतर थी। यदि प्रकाश ब्रह्मांड से प्रतिभाएं मिल गईं तो आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का परिवहन विफल हो जाएगा। इस बार अंधेरे प्रेतों ने इतनी सारी प्रतिभाएं भेजी कि वे प्रकाश ब्रह्मांड की सभी प्रतिभाओं को परास्त करने के लिए पर्याप्त थीं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बिना सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय प्रभावी दवाइयां बनाने में सक्षम नहीं होगा। प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। सौभाग्य से मैं शैतान पतंगा जाति, भेड़सिर शैतान जाति और विशाल शैतान जाति की प्रतिभाओं को वश में करने में कामयाब रहा। इन तीनों जातियों में कोई और प्रतिभा नहीं है, इसलिए मैं केवल उन्हीं का उपयोग कर सकता हूँ। इस तरह अगर वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां छीन भी लें तो मैं उन्हें उनसे छीन सकता हूँ। दुर्भाग्य से मैं उन्हें प्रकाश ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की खोज करने से नहीं रोक सकता। इससे मेरी पहचान उजागर हो जाएगी।
आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक अंश रखना ही मेरी सबसे बड़ी मदद है। अगर मुख्य दल वापस आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे अपना जासूस बनाकर वह अंधेरे प्रेतों को बेधड़क मार सकता है। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रक्त देवता क्लोन के मन में कई विचार आए। वह थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। पिशाच के अंधेरे प्रेत की पहचान ने उसे कई सुविधाएं दी, लेकिन साथ ही उसके कामों पर भी पाबंदी लगा दी। वह आसानी से हिल डुल नहीं पा रहा था। महामहिम रक्तपुत्र, अचानक बगल से एक आवाज आए और रक्तदेव क्लोन को उसके विचारों से वापस खींच लिया। क्या है? रक्तदेव क्लोन ने आंखें बंद कर लीं और उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा। आवाज से उसे पता चल गया कि यह ज़ासिटाफ है। ज़ासिटाफ रक्त देवता क्लोन से नफरत करता था, लेकिन डार्क यूनिवर्स में लड़ाई के बाद उसने अपनी नाखुशी और नाराजगी जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। वह रक्त देवता क्लोन के सामने आज्ञाकारी रहा और सावधानी से पूछा, क्या हम आज़ादी से घूम सकते हैं? उसे डर था कि रक्त देवता क्लोन सहमत नहीं होगा, इसलिए उसने समझाया, हम इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से हम प्रकाश ब्रह्मांड की ज्यादा प्रतिभाओं से नहीं मिल पाएंगे। अगर हम अलग हो जाएं, तो शायद हम प्रकाश ब्रह्मांड की ज्यादा प्रतिभाओं से मिल पाएं। ये सही है। दूसरी जातियों की प्रतिभाओं ने शायद शिकार करना शुरू कर दिया है। ये भी एक प्रतियोगिता है। रक्तपुत्र नहीं चाहता कि हम दूसरी जातियों से हारें, है ना? अगर ऐसा हुआ तो शैतान टाइटन अच्छा नहीं लगेगा। जाकिर्स ने सहमति जताई। क्या तुम अधीर हो रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखें खोली और उदासीनता से अंधेरे प्रेतों के चेहरों को देखा। ज़ासिटाफ और जाकिर्स डर गए। वे बेकाबू होकर एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने अपना मुंह खोला क्योंकि जाकिरो, जानोस्की, जाकिन्स और दूसरे काले भूत उन्हें उकसा रहे थे। उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि रक्त देवता क्लोन का सामना करते समय वे अभी भी थोड़े डरे हुए थे। ये रक्तपुत्र वैसा नहीं था जैसा वह पहली बार पिशाच के पैतृक स्थान में प्रवेश करते समय था। उस समय तो उन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी, लेकिन अब अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो भी उनमें हिम्मत नहीं है। रक्त देवता क्लोन अचानक मुड़ा और दूसरी दिशा में देखने लगा। जाकिरो, जाकिन्स और जानोस्की शो देख रहे थे। जब तीनों पिशाचों ने उसकी अस्पष्ट मुस्कान देखी तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। वह जानता था, ये पहला विचार था जो उनके मन में आया। उसे कैसे पता चला? यह उनका दूसरा विचार था। डार्क यूनिवर्स में लड़ाई के बाद से रक्त देवता क्लोन ने उन पर नज़र नहीं रखी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन पर हर समय नज़र रखी जा रही थी। यह एहसास बेहद असहज था। ज़ासिटाफ और जाकिर्स ने सबसे पहले अपना मुंह खोला, लेकिन रक्तपुत्र उन्हें देख रहा था। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, वे समझ गए। रक्तपुत्र ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया। ज़ासिटाफ, क्या तुम सब रक्तपुत्र के आदेश की अवज्ञा करने जा रहे हो? ज़ालानबो अचानक खड़ा हो गया और ठंडे स्वर में बोला। वह रक्त देवता क्लोन से पूरी तरह सहमत था, इसलिए वह उसके पक्ष में खड़ा हो गया। जब उसने ज़ासिटाफ और जाकिर्स को रक्त देवता क्लोन की अवज्ञा करते देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया। रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।